स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमने अपनी बुक स्टार्ट करनी है वो करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि है आपका सेमेस्टर 5 पार्ट 3 और ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और मेनली जो मैं करवा रही हूँ वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए करवा रही हूँ। और चलिए अब करते हैं इसका सिलेबस स्टार्ट। हमने इससे पहले फिजिकल का किया था क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स मैं करवा चुकी हूँ आपको। यहाँ से आपका ये सिलेबस है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो आपके पास सेक्शन 2 आते हैं। 2 सेक्शन में आपका क्या क्या है। सेक्शन 1 में जो आपका आता है वो आता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा एक सेक्शन बनता है। तो इसके हिसाब से आपके 2 सेक्शन में से अगर आप एनएमआर ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका हाफ ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक का। जनरली बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपना इस चीज़ को अगर मेरे लेक्चर्स ध्यान से कर लोगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो आपके 5 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ सेक्शन। तो आपको इस हिसाब से 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से करने हैं। या तो आप सेक्शन 1 से कर सकते हो या सेक्शन बी से कर सकते हो ऑब्वियसली, या फिर आपका वो भी आता है, क्या नाम है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका। तो कंपलसरी क्वेश्चन में से करोगे तो कंपलसरी क्वेश्चन में तो सबके सब आएंगे। तो एनएमआर मुझे भी बहुत अच्छे से आता है, तो जो जो चीज़ मैं आपको बताती जाऊँगी वो चीज़ आप अच्छे से करते जाना। लास्ट टाइम भी मैंने पिछली प्रीवियस क्लास को ये वाला चैप्टर बिल्कुल रटवाया है, और वो लैब में भी आते थे तो वहाँ पे भी मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई है, करवाई है सामने से। ठीक है, एक ऑनलाइन लेक्चर की अलग बात होती है, पर उनको तो मैंने सामने भी काफ़ी कुछ बताया है। काफ़ी बच्चे समझने भी आ जाते थे कॉलेज में। तो इन केस कभी भी किसी को ज़रूरत लगती है कि मुझे ये चीज़ें इन पर्सन समझनी है तो वो फिर अपना कॉलेज आकर समझ सकता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अनफ ऑफ द चैट। सेक्शन ए, एनएमआर। सबसे पहले तो आपको एनएमआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। व्हाट इज एनएमआर? दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। दिस इज योर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो एनएमआर है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करी थी, उस बंदे का नाम क्या है? फ्लिक्स ब्लॉच। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड पर्सन। और इन्होंने दोनों ने, साइंटिस्ट ने, जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस की है वो कौन से ईयर में की है? 1946। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर थ्योरेटिकल आपका एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो, जिससे हम क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं वो है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है टू फाइंड आउट स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्क है कि ये किस लिए काम आती है। तो जो आपकी एनएमआर होती है वो डिवाइड होती है किस किस में? जो आपकी एनएमआर है ये डिवाइडेड होती है आपकी पीएमआर में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? 1 हाइड्रोजन एनएमआर, जिसमें हम सिर्फ हाइड्रोजन का करते हैं। इस हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन पे ले लेते हैं तो यहाँ पर ये प्रोटॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी इसे बोल सकते हैं। पीएमआर का फुल फॉर्म है ये। और हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड इसका आपका किस में डिवाइडेड होता है? 13 कार्बन एनएमआर। ये 2 इसकी डिवीजन है, सब डिवीजन कह सकते हो आप। तो हमने जो पढ़नी है वो आपके कौन सी पढ़नी है? 13C एनएमआर, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी कब? 1970 के अराउंड। तो ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है एनएमआर का आपका। इसके बाद आपका जो टॉपिक जो स्टार्ट होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, उसमें आप सबसे पहले किसके बारे में पढ़ोगे? प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो करते हैं इसको भी स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि लाइक
इलेक्ट्रॉन्स जो आपके न्यूक्लियर पार्टिकल हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपके प्रोटॉन की या फिर न्यूट्रॉन की, ये भी अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं। ठीक है, स्पिन अराउंड देयर एक्सिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका पहला प्रिंसिपल आता है। अब सेकंड क्या आता है, देखिए मैं ना न्यूक्लियस को NU करके लिखूंगी तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ऐसे सर्कल आउट भी कर दूंगी। प्रोटॉन के लिए भी मैं आपको ऐसे सर्कल आउट कर दूंगी ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसको आप समझ लेना। तो पार्टिकल्स जो हैं न्यूक्लियस के, इफ particles in nucleus do not have their spin paired, then nucleus as a whole will have resultant spin designated as I। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि अगर न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी जो स्पिन्स है वो पेयर्ड नहीं है, फिर भी जो न्यूक्लियस है एज अ होल, मतलब पूरे के पूरे न्यूक्लियस का जो रिजल्टेंट स्पिन है उसको हम एज एन आई डिनोट करते हैं या फिर डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। इसी करके जो न्यूक्लियस स्पिन करता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को भी अपने साथ राइज करता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके साथ हमने क्या कर दी, आपका यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बता दिया कि इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, इसके साथ आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एसोसिएटेड है, तो जो ये अपने यहाँ पर इस तरीके से स्पिन करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो इसका अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन है, ये किसको राइज करवाएगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन के साथ राइज करवाएगा। इसे करके ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो राइज होगा, इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है आपका, ये जो न्यूक्लियस है आपका, इट विल एक्ट एज टाइनी बार मैग्नेट। हमने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एसोसिएट कर देते हैं तो जो इसकी स्पिन है उसके साथ मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपने आप से आता है, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट आने के बाद ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया है तो मैग्नेट की तरह तो काम करेगा, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, आपने तो कॉइल वाली भी चीज़ें पढ़ी हैं, फिजिक्स में पढ़ी होंगी कि भी जब कॉइल में आपका क्या जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है, तो उससे वहाँ से भी आपका क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, और विदाउट एनी कनेक्शन भी साइड वाली चीज़ अपना करंट प्रोड्यूस कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें आपने फिजिक्स में भी पढ़ी हैं। तो इसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि जो NMR है वो बेस्ड है किसके ऊपर, अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियाई के मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में जो न्यूक्लियाई है उनमें मैग्नेटिक जो आपका मूवमेंट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हम किसकी उस पे बता रहे हैं, NMR के तौर पर बता रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लो, प्रिंसिपल लगा लो, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो आ जाता है ये। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, आपकी न्यूक्लियाई हैविंग रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं। तो इसमें जो आपके हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं, एक ऑफ एन एटम की। ये आपका किसके साथ रिलेटेड होता है, टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये जो आपका रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन अगर हमें किसी भी एटम का निकालना है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन जो कि आपके किस में हो, इन न्यूक्लियस के अंदर हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जब हमें ये नंबर पता होगा, रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एन एटम। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये आपका किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। इट इज डिपेंडेंट अपॉन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। और जो हमारा RNS लिख रही हूँ, RNS आपका क्या है, जो आपका रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन है उसके लिए लिख रही हूँ टर्म। जो आपका RNS है, अगर हमें इसे एज अ होल रखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आइदर आपका जो मास नंबर है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, या फिर जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका ऑड होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपका यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया 13, आपका कार्बन हो गया, ये इस तरह से। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके अगर न्यूक्लियाई का इवन मास नंबर हो या फिर मास एटॉमिक आपका इवन एटॉमिक नंबर हो, तो जो आपका रिजल्टेंट स्पिन है, रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन एज अ होल नंबर होने के लिए तो ये कंडीशन है। बट आपका रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन अगर हमने एज अ ज़ीरो लेकर आना है तो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियाई है, जो आपका न्यूक्लियाई है, इसके पास क्या होना चाहिए, इवन मास नंबर या फिर इवन आपका एटॉमिक नंबर। तो आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वह एग्जिबिट ही नहीं करेंगी, ठीक है, वो कैंसल आउट आपकी हो जाएंगी। अगर इवन होंगी तो क्या होगा, ये तो आपको पता ही है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अगर इस तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं तो किस तरीके से होता है, तो ये इवन अगर होंगी सबके लिए एक एक होगा, रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। बट आपका क्या है, एज अ होल होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, ऑड थोड़ा सा होना पड़ेगा, एक चीज़ को ज़्यादा आपका होना पड़ेगा। तो ये उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बोला गया है। इसमें भी आपका एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे कि 12 कार्बन, वहां पर तो 13 कार्बन है, यहां पर इवन वाले लेकर चल रहे तो ये वाला, ये इस तरीके से, ये इसके एग्जाम्पल है। हम जो रिजल्टेंट केस लेकर चल रहे हैं वो आपका ऑड का लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपका जो मास नंबर है वो भी ऑड हो और एटॉमिक नंबर भी आपका ऑड हो। तो आपका जो रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या आता है, एज अ होल नंबर आपका आता है। तो अब यहाँ पर अगर ये आपका आ जाता है तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है आपका आई, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर, ठीक है। या तो वो क्या होंगे, आपके यहाँ पर लिख देती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन्स, और इनके क्या हो गए, आपके पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल स्पिन होंगी। ये यहाँ पर आपका केस बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लूँ आपका हाइड्रोजन का, तो इनकी आपकी जो नेट स्पिन है न्यूक्लियाई की वो क्या होगी, हाफ होगी। जैसे कि आपकी 13 कार्बन 6 की ले लूँ तो इसकी भी हाफ होगी। तो इस तरीके से आपका, अब आपके अगर मैं यहाँ पर इसे 2H1 ले लूँ आपके हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका 1 होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपकी चीज़ें आती हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल की। बट वी आर कंसर्न्ड ओनली फॉर न्यूक्लियर स्पिन ऑफ हाइड्रोजन, जिनकी हाइड्रोजन जो आपकी है स्पिन क्वांटम नंबर है जिनका हाफ हो, जो स्पिन स्टेट आपकी किस तरीके से हो, प्लस माइनस हाफ वाली हो, इनकी हम बात कर रहे हैं।
तो अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आती है फर्स्ट कैटेगरी आपकी, और फर्स्ट कैटेगरी में सबसे पहला आपका आता है पीएमआर। पीएमआर का मैंने फुल फॉर्म भी बताया था आपको, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, और जिसे हम बोलते हैं HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेटा आप सबके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि जो आपकी NMR है उसकी डेफिनेशन लिखोगे, और जो आपका NMR में वर्ड आर आता है जो रेजोनेंस को डिफाइन करता है, रेजोनेंस से आप क्या समझते हैं ये चीज़ भी आप मुझे बताएंगे। वैसे ये कुछ टाइम बाद मैं ही बता दूंगी आपको, बट फिर भी ये आप अगर लेक्चर में मैं ना बता पाऊँ इस वाले में, तो आप नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे रेजोनेंस का मतलब बताएंगे। मैं बता देती हूँ तो फिर आपको पता लग ही जाएगा, जब मैं बताऊंगी तो वो वाली भी लिख सकते हो, नॉट प्रॉब्लम। तो आपका पीएमआर और 1HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले क्या बताया जाता है, हम क्या करते हैं, एक सिंपलेस्ट न्यूक्लियस लेते हैं जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है सिंगल प्रोटॉन की हो। ठीक है, हम यहाँ पे सिंगल प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ये वाले की, तो इसको लेकर हम चलते हैं। इसके बाद जो NMR स्पेक्ट्रा है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिसमें क्या कंटेन करता हो, 1H न्यूक्लियर आपका कंटेन करता हो, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनका हम आगे NMR देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख कर बता देती हूँ कि हमने क्या करना है इस चीज़ के लिए, पीएमआर के लिए सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियस की बात करनी है लेकर, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो, सिंगल प्रोटॉन की हो, तो वो कौन सा है आपका 1H वाला आता है। और हम क्या करते हैं, NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनके पास क्या कंटेन करता हो, मॉलिक्यूल्स containing 1H as nuclei with magnetic properties। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर बता दिया है कि हम कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इसके बाद इसमें सबसे आपको मेन बात ये पता होनी चाहिए कि NMR आपका, जब हम सिर्फ आपका H न्यूक्लियाई का लेते हैं या फिर सिर्फ आपका किसका लेते हैं, प्रोटॉन का लेते हैं, तो उसे ही हम पीएमआर बोलते हैं, आपका प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। जो न्यूक्लियर स्पिन होती है प्रोटॉन की एक गिवन सैंपल में, वो नॉर्मली ओरिएंटेटेड होती है रैंडमली। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, आपका एक न्यूक्लियर स्पिन प्रोटॉन की लेते हैं किसी गिवन सैंपल में से, तो वो नॉर्मली क्या होती है, जो उसकी ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, रैंडम होती है उसकी न्यूक्लियर की स्पिन। बट जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, अब मैं इसको डायग्राम की शेप में बता देती हूँ आपको कि मान लो आपके पास ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, इसकी कुछ आपकी स्पिन है, मतलब ये जैसे कि आपका इस तरीके से जा रहा है या इस तरीके से जा रहा है, कैसे भी ये अपनी स्पिन ले सकता है, तो ये क्या हो गई, इसे क्या बोलेंगे हम, रैंडम ओरिएंटेशन। पर जब हम इस पर आपका क्या करते हैं, कोई भी आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगा देते हैं, या तो वो इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, तो प्रोटॉन एक पॉसिबल ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि इधर है तो ये इधर वाली कर लेगा, और इधर वाली है तो इधर वाली कर लेगा, तो इस तरीके से ये आपका इनमें से ये एक एक सेट बन जाएगा इसका। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये वाली इनके स्पिन ये डिसाइड कर लेगा, और अगर ये नहीं होगी आपकी तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट अगर ये अप्लाई करोगे तो इसकी डायरेक्शन आपके फिक्स हो जाएगी। जैसे कि अगर आप
इस तरीके वाली लेते हो, ये फर्स्ट लेते हो, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, फर्स्ट बोल दूं, तो ये करने के बाद आपका जो स्पिन है वो किस तरीके का आएगा, इस वाला आएगा, ये वाला वन आपका स्पिन आ जाएगा। बट अगर मैं बात करूं आपके इधर वाले की, ठीक है, इधर वाले की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी मैं यो कर रही हूँ कि भी अगर ये इस तरीके से है कि मान लो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ये इधर से जा रहा है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, सेकंड स्पिन है। तो अगर ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग करता, मैं दो अलग अलग डायग्राम आपके बना देती हूँ, जस्ट वेट। ये आपका न्यूक्लियस हो गया दोनों साइड, इसकी एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ओरिएंटेशन बना देते हैं, या फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी फील्ड बना देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपकी आती है। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, ये जो अलाइनमेंट है आपकी, ये आपके किस तरीके से होगी, मान लो ये कैसे है, इस तरीके से होगी, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से जा रही है क्योंकि इसकी एक्सिस की ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसकी जो स्पिन है वो इस तरीके से जाएगी, जो इसकी अलाइनमेंट है वो इस तरीके से जाएगी आपकी। तो इसकी जो स्पिन स्टेट है आपकी वो क्या होगी, प्लस हाफ, क्योंकि ये इसके साथ अलाइनमेंट में है। इसे क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पर पता लग रहा है, आपका जो ये वाला है ये इसकी जो है ये इस डायरेक्शन में है और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, अपोजिट, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, नीचे की तरफ है, ये आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा, और ये इस तरीके से होगा क्योंकि अपवर्ड में है इसका मोशन। तो ये क्या करेगा, अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेगा अपने आप को, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के जो आपके अलाइनमेंट है वो अलग अलग है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसका जो अलाइनमेंट है विद मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका जो अलाइनमेंट है ये क्या होगा, अगेंस्ट अप्लाइड फील्ड होगा आपका, ठीक है। ये डिफरेंस आता है इसमें। और इसकी जो स्पिन स्टेट है आपकी, अब स्पिन स्टेट तो इसकी भी लिखोगे, अब ये क्या होगा, ये माइनस हाफ होगा आपका। तो ये वो दो अलाइनमेंट होते हैं जिनकी हम बात करते हैं और उसे बोलते हैं प्लस माइनस हाफ, वो ये वाली चीज़ें होती है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बाय ग्राफ भी आपको शो किया गया है कि हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर आपकी एनर्जी ले ली मॉलिक्यूल की, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया आपका, यहाँ पर हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ले ली है, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड ले ली है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि जब आपका यहाँ पर ये आपका जो स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो है अगर मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड की, और आपकी जो एनर्जी है वो भी ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो कहाँ पर है, यहाँ पर, बट इसकी क्या है आपकी ये चीज़ ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई वैसे वैसे हमें क्या पता लगा कि जो आपका यहाँ पर अलाइनमेंट था वो क्या हो गया, अलग अलग, ठीक है। आपके यहाँ पर दो हमने बता दिए कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, दो आपके स्पिन स्टेट है, ठीक है। एक स्पिन स्टेट क्या है, माइनस हाफ, और एक स्पिन स्टेट क्या है, प्लस हाफ, और इन दोनों की अलाइनमेंट इनके अकॉर्डिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये क्या होएगा, जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनका डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, और बड़े वाला एनर्जी डिफरेंस बड़ा होगा छोटे वाले से, ठीक है। और दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल ई बोलेंगे। जो डेल ई है वो बहुत स्मॉल है, बट जो उसका मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है आपका किसके साथ, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ के साथ। अब हमें यहाँ से और क्या पता लगता है, मान लो जो हमारा एक ओरिएंटेड न्यूक्लियाई है, हमने उसको एक्सपोज कर दिया
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, ठीक है, जिसकी क्या है, कुछ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है। तब हमें क्या पता लगता है कि जो एनर्जी है उसने एब्जॉर्ब कर ली, जो न्यूक्लियस है उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और जो आपका न्यूक्लियाई था लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में, वो कहाँ फ्लिप कर गया आपका, टू हायर एनर्जी स्टेट। ये तो आप सबको इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। पर ये जो फ्लिप करता है आपका, जो फ्लिपिंग ऑफ आपका यहाँ पर न्यूक्लियस है लोअर से हायर जाने में, इस टर्म का कुछ नाम होता है, ये मुझे आप बताएंगे। इस टर्म का एक नाम होता है, वो मुझे आप बताएंगे। जो एनर्जी सप्लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो किस रीजन में होनी चाहिए आपके, उसकी भी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि हम जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जो दे रहे हैं वो भी तो किसी रीजन में होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। वो कौन से उसकी होनी चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की। ये भी आपका छोटे में शॉर्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए होती है एनर्जी की या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी की, जो कि रिक्वायर होती है किसके लिए, फ्लिपिंग के लिए न्यूक्लियस के लोअर से हायर में, वो डिपेंड करती है कि उसको स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है। देखिए लिख कर बता देती हूँ कि जो आपका फ्लिपिंग है, फ्लिपिंग आपका किस पर होता है, क्या मतलब होता है आपका फ्लिपिंग का, कि हमने क्या किया, कुछ अमाउंट आपका ईएम रेडिएशन का दिया न्यूक्लियस को, और वो कौन से रीजन की होनी चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। और ये किसके लिए चाहिए आपका अमाउंट, फ्लिप करने के लिए। फ्लिप करने का मतलब क्या है आपका, लो से हाई स्टेट में जाने के लिए। ये जो आपकी चीज है ये किस पर डिपेंड करती है, ये फ्लिपिंग जो है ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लिपिंग जो है वो डिपेंड किस पर करती है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला जो बनकर आता है वो क्या बनकर आता है, वो देखो, जो चेंज इन एनर्जी आता है वो किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है। ये तो आप सारा का सारा क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशो, इसे बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो, अल्फा एच नोट बाय में 2 पाई। ये आपका यहाँ से एक फॉर्मूला निकल आता है दो एनर्जी लेवल को बीच से आपका बताने के लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से एनएमआर में जो आपकी टर्म्स यूज होती हैं उसमें अगर आपको चेंज इन एनर्जी निकालना है तो वो इससे आएगा। अब देखो हमने थ्योरी में तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया इसका कि जब एनर्जी हम देते हैं न्यूक्लियस को तो वो लोअर से हायर स्टेट में जाता है तो उसको फ्लिपिंग बोलते हैं। और फ्लिपिंग किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इसका हम करते क्या है, हमें पता क्या लगता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम किसी न्यूक्लियस को देते हैं तो उसका पता कैसे लगता है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो फ्लिप हो गया है। वो हम किससे पता करते हैं, आपका पीएमआर, ये जो सिग्नल होते हैं इनसे पता करते हैं हम, ठीक है। और ये किस में है कि प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें पीएमआर स्पेक्ट्रम से पता लगती हैं। और वो स्पेक्ट्रम वो क्या होता है, वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। पीएमआर स्पेक्ट्रम हमें किस तरीके से ऑब्टेन होता है, जब हम सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं कांस्टेंट स्ट्रेंथ के और हम रेडिएशंस को पास करते रहते हैं सब्सटेंस के अंदर से, तो आपका क्या होता है, बस वही फ्लिपिंग होती है आपके प्रोटॉन की,
तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं, अभी ऊपर मैं सारा बता चुकी हूँ आपको। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स जो होते हैं आपके, वो कैसे ऑपरेट करते हैं? बाय कीपिंग अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट। तो जो हमने आपके यहाँ पर, हम किसकी बात कर रहे थे? जो हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इस रीजन की। तो ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किस पे कर रहे हैं? आपके न्यूक्लियस पर जो अप्लाई कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली हम ये किस पर? आपके उस पर क्या नाम है, ये जो आपको सैंपल दिया जाएगा उस पर दे रहे हैं। और जो आपकी किस पर डिपेंड होती है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उस पर डिपेंड करती है। पर जो ये होती है, ये क्या करती है? आपकी वेरी करती है। जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो ईएम हम उसको दे रहे हैं, वो आपका सैंपल पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है आपकी फील्ड की, वो क्या करती है? वेरी करती है। जैसे ही आपका जो न्यूक्लियस है, या फिर इसे मैं कह लूं प्रोटॉन, हमने क्या करा, यहां से मान लो रेडियो फ्रीक्वेंसी इस पर डालनी स्टार्ट कर दी, और यहां पर हमने क्या लगा दी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लगा ली। अब ये क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। और इसे हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करते रहेंगे, उस टाइम तक चेंज करते रहेंगे जब तक आपका न्यूक्लियस, मान लो क्या कर रहा है, ये इसके साथ किस में जाएगा? ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। मान लो ये इस तरीके से है, तो आपका ये जो रोटेशन है वो इस तरीके से जाएगा। हाफ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हम इसको इतना चेंज करते रहेंगे, इतना चेंज करते रहेंगे कि ये जो है ये क्या कर जाए? फ्लिप कर जाए आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये जो फ्लिपिंग होती है, ये क्या करती है? ये सिग्नल बताती है। ये जो है आपका इस तरीके का सिग्नल आ जाता है स्पेक्ट्रोमीटर पे, जब आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या कर जाता है? आपका स्पिन चेंज कर जाता है, फ्लिप कर जाता है आपका, ठीक है। तो ये बताते हैं। और ये क्या होता है आपका? एब्जॉर्प्शन बैंड। तो ये जो फ्लिप होता है स्पेक्ट्रोमीटर के टर्म्स में, इसे क्या बोलते हैं? सिग्नल। तो फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस अगर हमने स्पेक्ट्रोमीटर के टर्म्स में बताना है तो क्या कहेंगे? उसे सिग्नल कहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर है जो काफ़ी मायने रखती है। बट ये क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिस में इसी तरीके से नहीं होता, थोड़ा सा होता है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें अप्लाई होती हैं, काफ़ी फैक्टर्स भी आपके अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपके सिंगल प्रोटॉन वाले जो हैं, सिंगल प्रोटॉन वाले में तो आपका जो सिग्नल है वो क्या आएगा? सिंगल आएगा। पर अगर हम ऐसे किसी उसकी बात करते हैं जिसमें आपके प्रोटॉन्स हों, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोटॉन्स हों आपके, तो उसमें आप सिग्नल की बात कैसे करोगे? अगर यहाँ पर सभी के सभी प्रोटॉन्स ने आपका क्या है, जो एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि ये तो सभी करेंगे, अगर सबने एब्जॉर्ब कर ली आपकी ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और जो यहाँ पर आपने अप्लाइड की हुई है फील्ड, तो ये जो फ्लिप अगर होएगा, मान लो ये सभी ने एक ही फ्रीक्वेंसी पे कर लिया, तो सिग्नल क्या आएगा? एक आएगा। फिर तो हमें पता ही नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? अब इन सारे प्रोटॉन्स का सिग्नल भी एक आएगा, क्योंकि ये एक ही उस पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो आपका सिंगल प्रोटॉन वाले हैं वो तो देंगे ही एक सिग्नल, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही ऑब्जर्व करेगा आपका, एब्जॉर्ब करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंगल आ रहा है सिग्नल आपका, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं उसमें भी आपके पास सिंगल सिग्नल आ रहा है। तो इसमें फर्क क्या हुआ? सोचने की बात है कि ये दोनों तो आपको सेम ही लगेंगे स्पेक्ट्रोमीटर में इस हिसाब से। बट यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि ये जो आपके बहुत सारे प्रोटॉन्स जो इसमें होते हैं, इनका सबका जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर किसी का इन्वायरमेंट सेम है तो वो एक ही सिग्नल देगा, बट अगर किसी का इन्वायरमेंट डिफरेंट है
दूसरे से, तो वो क्या देंगे, दो अलग अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, अब ये सेम उस पे होंगे आपके इन्वायरमेंट में तो सेम ही सिग्नल शो करेंगे, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट पे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट शो करेंगे। अब डिफरेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, मैं आपको मॉलिक्यूल लेकर बताती हूँ। अब ये आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम। अब मान लो मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। अब हाफ में डिवाइड कर दिया तो आपका क्या है, मान लो यहाँ पर भी H ही है, यहाँ पर एक और C ले लेती हूँ, यहाँ पर Br लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मान लो इसको देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पर इसके साइड में भी H है, इसके साइड में भी H है, इनके साइड में, सभी के साइड में तो H है ही, तो इन सब का इन्वायरमेंट क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो ये सेम इन्वायरमेंट क्या देगा, एक ही सिग्नल देगा आपका। बट यहाँ पर इनके पास क्या हो गया, इसके पास तो फिर भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, पर ये जो दो हाइड्रोजन है आपके पास, इनके साइड में क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर इनके लिए क्या हो गया, आपका डिफरेंट इन्वायरमेंट बन गया। तो ये क्या देंगे, आपके डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो ये वाला और ये वाला आपके ये क्या देंगे, इन सब से अलग सिग्नल देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है और ब्रोमीन अपनी प्रेजेंस शो करेगा। ठीक है, ये भी कुछ इफेक्ट डालेगा इनके स्पिन पर, तो वो यहाँ से अफेक्ट होता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि मॉलिक्यूल आपका सिंगल प्रोटॉन वाला है या फिर उसके पास क्या है, मल्टी प्रोटॉन्स हैं आपके। तो यहाँ पर इन चीज़ों से पता लग जाता है आपका कि क्योंकि जो NMR है वो आपके मेनली किसके लिए है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस चीज़ को याद रखें कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ही है। अब जो आप चीज़ें सीखोगे ना, वो पता क्या सीखोगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ये कितने आपके सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, ये पता करोगे आप। ठीक है, और फिर आपको सिग्नल बताए जाएंगे, तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, क्या बनेगा, इस फॉर्म में आपका कौन सा मॉलिक्यूल होगा। तो ये चीज़ें हमने NMR में पढ़नी आगे। तो आज के लिए इतना ही वो होता है, काफ़ी हो गया है। तो अभी के लिए आप सभी के सभी ये पढ़ लें कि NMR क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके जो फ्लिपिंग है वो क्या है, आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, मतलब EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम न्यूक्लियस पर डाल रहे हैं, वो आपके कौन सी वाली होती है, कौन से रीजन की होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की होती है। ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि कौन से उसके रीजन की होती है। और आपको क्या पता होना चाहिए, सिग्नल क्या होते हैं। ठीक है, फ्लिपिंग ऑफ जब आपका न्यूक्लियस होती है लोअर से हायर में, तो वो आपका क्या होता है, एक सिग्नल प्रोवाइड करती है स्पेक्ट्रोमीटर पर, ये आपका सिग्नल है। तो किसकी वजह से आता है, आपका फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस की वजह से आता है आपका। और मैंने क्या बताया कि मल्टी प्रोटॉन्स वाला अगर कोई आपका मॉलिक्यूल आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है, उसको आप किस तरीके से सिंगल प्रोटॉन वाले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स आएंगे। आगे आगे मैं ये भी बताऊंगी कि इन तीनों प्रोटॉन्स को भी आप किस तरीके से अलग अलग बता सकते हो। अभी तो ये देखिए सेम आ रही हैं, तो ये भी एक सिग्नल देंगे, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये तीन अलग अलग प्रोटॉन है, तो आपको ये किस तरीके से बता सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छे से आगे समझाया जाएगा। डीप में, डेप्थ में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ आप इतनी ही चीज़ें पढ़ ले तो काफ़ी अच्छा होगा। धीरे धीरे नहीं, इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से स्पीड पे भी करना होगा, समझना भी होगा, बहुत ज़रूरत है इस चैप्टर को समझने की। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।